नमः संस्कृताय दोस्तों आज की कक्षा में हम लोग हल संधि को पूर्णतया पढ़कर समाप्त कर देंगे। इसकी पहले वाली कक्षाओं में हम लोगों ने संधियों को पढ़ा था और आज की जो हमारी कक्षा है यह हल संधि के चरत्व संधि से है। और आज की कक्षा में दोस्तों हम लोगों को दो संधियां पढ़नी हैं और जितनी भी संधियां थी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हमारा बचा है परस्वर्ण संधि और एक जो हम पढ़ने चल रहे हैं चरत्व संधि। यही दो संधियां पढ़ने के बाद आज से हमारी संधि की क्लास समाप्त हो जाएगी और आप लोगों को संधि की पूरी कक्षाएं जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में पूर्णतः क्रम बाय क्रम आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज की कक्षा के अंत में मैं आपको संधियों को समझने का एक तरीका बताऊंगा। होता क्या है कि हम लोग संधि पढ़ लेते हैं, समझाने पर समझ में आ जाता है, लेकिन जब हमारे सामने उदाहरण आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम वहाँ पर असमंजस में फंस जाते हैं कि यह उदाहरण किस संधि का है। हमको सब संधि पता होती है लेकिन वह उदाहरण हमारा किस संधि का है यही हमको समझ में नहीं आता है। जबकि हमको उस संधि का सूत्र पता होता है, उसका अर्थ पता होता है, लेकिन वो संधि किसका है हमको ये समझ में नहीं आता। तो उसके लिए आज मैं आपको लास्ट में एक तरीका बताऊंगा अंत में कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों आप परीक्षा में अगर संधि में 5 से 6 सेकंड देना चाहते हैं, आपको इतना उसके लिए सक्षम बनना है, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको अभ्यास करना पड़ेगा। हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग जितना से अधिक हो सके आप लोग इन कक्षाओं से या फिर आपको जहाँ से भी मिले आप अभ्यास कीजिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको सरल हो जाएगा। और इसके लिए आपको कहा भी गया एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो यही कहने का मतलब है कि आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए कोई काम उतना ही आसान हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चरत्व संधि शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम आपको हर कक्षा में बताते हैं कि संधि में हमारे दो शब्द होते हैं, एक जिसको हम प्रथम पद और दूसरे को हम द्वितीय पद बोलते हैं। और जो हमारी संधि होती है उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वह हमारा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच में ही हमारा जो विकार होता है, जो संधि होती है, उन्हीं दोनों में होती है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी लास्ट में आप पूरी कक्षा देखेंगे तो मैं इस चीज़ को आपको यकीन दिला दूंगा कि वास्तव में संधि आपको व्यंजन संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लास्ट में वो ट्रिक है, आपको कोई उदाहरण आप नहीं भूलेंगे क्योंकि इसमें संधियाँ जो जोड़े से हैं। कह सकते हैं जैसे हमारा इष्टुत्व संधि है उसी तरह हमारा इष्टुत्व संधि है, जैसे हमारा जसत्व संधि है वैसे हमारा ये चरत्व संधि है। तो इसके लिए दोस्तों को परेशान नहीं होना है। और जैसे हमारा अनुस्वार संधि है वैसे हमारा परस्वर्ण संधि है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी हमारा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए तो जो दोस्तों हमारे चरत्व संधि है, और हम आपको बताए भी थे कि जो संधियों का नाम पड़ता है या जो आदेश होता है, जो वर्ण परिवर्तन होता है, उन्हीं के नाम पर हमारे संधि का नाम पड़ता है। तो जो हमारा चरत्व संधि है, स्वाभाविक सी बात है ऐसे कोई दो वर्ण मिले होंगे तो जो हमारा प्रथम पद का अंतिम वर्ण रहा होगा उसके स्थान पर जो आदेश हुआ होगा उसी के आदेश के अनुसार हमारे संधि का नाम चरत्व संधि पड़ा है। तो जैसे आपको पता हो तो हमारे इस चरत्व संधि का जो सूत्र होता है दोस्तों वह होता है खरिचा। खरिचा ये दोस्तों हमारे चरत्व संधि का सूत्र है, इस संधि का ये सूत्र है। लेकिन इस सूत्र के अनुसार जैसे भी इसके पहले हम लोग जसत्व संधि पढ़े थे तो था झलाम जसो अंते, कि झल के स्थान पर हमारा जस हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा हो चाहिए था, कुछ भी सूत्र बनाना चाहिए था कि खरी, जैसे जिसमें लास्ट में जो परिवर्तन हुआ हो वो इस संधि में आ जाता तो दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर वह शब्द या वह प्रत्याहार नहीं आया है जिसके स्थान पर हमारा यह जो खरी संधि का परिवर्तन होगा वो होगा। अभी चलिए देखते हैं। तो जो हमारे खरी संधि है जो हमारी चरत्व संधि है इसका सूत्र है खरिचा। अर्थात कहने का मतलब कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण झल प्रत्याहार हो, यानी झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, और द्वितीय पद का प्रथम पद हमारा खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, तो इसके स्थान पर हमारा आदेश हो जाता है
चर प्रत्याहार। यही दोस्तों हमको समझना, चर प्रत्याहार वर्ण आदेश हो जाता है। अगर आप इस चार्ट को समझ गए होंगे तो आपको चर तो संधि समझ में आ गई होगी। आप देखें, कहने का मतलब है कि जब झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो और दूसरी तरफ खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो हमारा यह झल के आदेश पर हमारा चर प्रत्याहार वर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं, जैसे हम अभी झल प्रत्याहार क्या है हमारे कक्षा में बताते हैं, आप भी बताएंगे। हमारे पास 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिनमें हमारा पहला है आ ई उ ड़, दूसरा है दोस्तों री री क, तीसरा है ए ओ ग, और चौथा है ऐ औ च, और पांचवा है हा य वा र ट, और दोस्तों छठा है ल ड़, उसके बाद है इया मा अंगा अड़ा ना म, उसके बाद दोस्तों है झ भ इय, उसके बाद है घ ढ ध श, उसके बाद है ज ब ग ड द स, उसके बाद है दोस्तों खा फ छ ठ थ च ट त वो। आप लोग अभी इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको व्यंजन संधि से या हल संधि से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो खप चर चढ़ता हूँ। उसके बाद हमारा है कपय, फिर है सस सर, और 14वां है हल। दोस्तों देखिए, यही हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये है आपका 12वां, ये 13वां और ये 14वां। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिनको महर्षि पाणिनि जी ने बताया था। जो हमारा झल प्रत्याहार है, इस 8वें के झा से लेकर और हमारा आप देख सकते हैं लास्ट में ला है, अर्थात ये हल का 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण मिलाकर झल प्रत्याहार बना है। और इस झल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे दो वर्ण ये झा भा घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च क प स स स ह। अर्थात हमने इसके पहले वाली कक्षा में बताया था कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके वर्गों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय व प्रथम वर्ण तथा ऊष्म वर्ण आते हैं। अर्थात कहने का मतलब, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गों का चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला वर्ण हो या ऊष्म हो तथा द्वितीय पद में खर, और जो हमारा खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार में आपका वर्गों का दूसरा एवं पहला वर्ण आता है। तो आप देखें, आपका जो खा प्रत्याहार है, इस खा से लेकर और आपका यह रा, खा से ये रा, तो आप देख सकते हैं आपका खा फ छ ठ थ च ट त और इधर का प सा य सस, यहाँ तक अगर आपके इन दोनों में से अर्थात खर प्रत्याहार में से कोई भी एक वर्ण दूसरी तरफ हो तो झल के आदेश पर आपका चर प्रत्याहार हो जाता है। और जो हमारा चर प्रत्याहार होगा ये यहाँ से होगा च, आप देख सकते हैं चर हो जाता है, अर्थात वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाएगा। आपका जो ये च है, च ट ता, और इधर ये का प य, यहाँ तक आपका ये हो जाएगा, चर प्रत्याहार आपका हो जाता है। जिसके स्थान पर आपके संधि का नाम यही पड़ा था, चर्त्व संधि। अर्थात जब वर्गों का कोई झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, और आपको पता है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके वर्गों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ण आते हैं एवं ऊष्म वर्ण आता है। और दूसरी तरफ जब आपका खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उनके स्थान पर झल के आदेश के स्थान पर आपका चर प्रत्याहार हो जाता है। अब यही आप अगर इसका सूत्र लिखना चाहें तो परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। परिभाषा क्या है? जब झल प्रत्याहार के बाद खर वर्ण हो तो झल के स्थान पर
झल के स्थान पर चर वर्ण आदेश हो जाता है या आदेश होता है। यही इसके कहने का मतलब था। अर्थात इसके पहले जब हम लोग जसत्व संधि पढ़े थे उसका सूत्र था झलाम जसो अंते, उसका सूत्र था झलाम जसो अंते, अर्थात झल के बाद जस आपका जस प्रत्याहार वर्ण हो जाता था। और उसमें पूरे सूत्र का कहने का तात्पर्य यह था कि अगर कोई भी वर्ण हो तो वहाँ पर अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता था, वहाँ पर उसका कहने का मतलब था। और यहाँ पर हमारा प्रथम वर्ण हो जाएगा, सिर्फ इतना समझना है। अभी आपको जो एक दो उदाहरण बताया जाएगा तो आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हमारे पास एक बहुत ही सरल, जैसे हमारे पास एक आपको बता दें है सद धन पात्रम, ये उदाहरण आप लोग देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कहने का मतलब क्या है। आपके पास दो पद हैं, एक प्रथम पद एक दूसरा पद, और जो हमारे संधि होता है या जो उनके विकार उत्पन्न होता है वह प्रथम पद का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद क्या था, चरत्व संधि में आपका जो चरत्व संधि था कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण झल प्रत्याहार वर्ण हो। तो आइए देखते हैं क्या हमारे झल प्रत्याहार में या दा आता है। तो आप देख सकते हैं आपके इस झा से इस ला के बीच में आपका ये दा आया है, और आपका दा कहाँ है, तो ये आपके दास में सूत्र जब गड द यहाँ पर है। तो जी हाँ ये आया है। और क्या कह रहा था कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका खर प्रत्याहार हो। तो आइए देखते हैं हमारा जो खर प्रत्याहार है इस खा से लेकर रा तक, तो हाँ दोस्तों पा है, और हमारा खर प्रत्याहार के अंतर्गत पा भी आया है। तो अगर आएगा तो हमारा यह जो दा है अपने ही वर्ग के कह सकते हैं प्रथम में बदल जाएगा। आपको याद रखना है, अपने ही वर्ग के प्रथम में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के प्रथम में बदल जाएगा, या अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, या दा के स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाएगा। और आप लोग देखें तो चर प्रत्याहार में आपका ये देखिए चा यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और इसके अंतर्गत आपका वर्गों का पहला ही वर्ण आया है। आपका चा आया है, टा आया, ता आया, पा और का, यही हमारे होते हैं का चा टा ता पा, यही वर्गों के प्रथम वर्ण होते हैं। तो इसके स्थान पर हमारा पहला हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ता था दा, तो इसका प्रथम वर्ण हमारा हो जाएगा ता, तो ये हो जाएगा सा अर्धता सतपात्रम, सतपात्रम ये हमारा। और दोस्तों अभी लास्ट में आपको चरत्व संधि पहचानने की एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको 99% तक आपको फॉलो होगी। चलिए आपको यही देखना है, देखिए अभी आप इस पात्रम को पढ़ें तो आप जहां पर अर्ध लगा है यहां थोड़ी देर विराम लेंगे, कुछ नैनो सेकंड कह सकते हैं, हम लोग यहां रुकेंगे। जैसे सतपात्रम, सतपात्रम, तो जहां पर हम विराम लेंगे कुछ सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए, वहां पर अगर हमारा वर्गों का, ध्यान से सुनिएगा, वहां पर अगर वर्गों का प्रथम वर्ण अर्ध दिखाई दे, वहां पर हमारा वर्गों का प्रथम वर्गों का प्रथम वर्ण दिखाई दे, तो वहां पर हमारा 99% चरत्व संधि होगी, अर्थात खरिचा सूत्र होगा। आपको इसको ट्रिक से समझ लेना है या दिमाग लगा लेना है कि जहां पर वर्गों का प्रथम वर्ण हमको अर्ध दिखाई देगा वहां पर हमारा चरत्व संधि होगी। आपको इस सूत्र से पता लग गया होगा, इस उदाहरण से और सूत्र से भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ और जो उदाहरण है, इसके 3-4 उदाहरण दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा कर लेंगे भी। और उसके बाद एक उदाहरण जो कि हमारा वो जसत्व संधि में भी आता है, और वह उदाहरण हमारा जो है इस संधि में भी आता है, अर्थात चरत्व संधि में भी आता है। तो हम इसकी दोनों की यहाँ पर चर्चा कर देंगे। चलिए हमारे पास अगला उदाहरण है उसी तरह है सद धन कारा। तो उसी नियम के अनुसार झल प्रत्याहार वर्ण के बाद जब हमारा जब हमारा खर प्रत्याहार होगा, तो आप देख सकते हैं का हमारा खर प्रत्याहार के अंतर्गत आया है, यही खर है, इस खर प्रत्याहार के अंतर्गत का आया है, तो यह अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सत्कारः। अब आप देखिए इस सत्कारः में अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कौन सी संधि है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें वर्गों का प्रथम वर्ण है, यह अर्ध है, और जहां पर हमको वर्गों का प्रथम वर्ण अर्ध दिखाई दे, हमने बताया कि 99% वहां पर हमारा चरत्व संधि होगी।
और किस सूत्र से होगी, तो खरिचा सूत्र से होगी। आप लोग देख सकते हैं सत्कारा। अब जो उदाहरण दोस्तों बताने चल रहे हैं, यह उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो हमारे पास उदाहरण है वो है दिग धन पाला। अब आप लोग इसको देखें, ग हमारा झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ये देखिए आपका 10वें सूत्र में आया है, तीसरा वर्ण है, जी हाँ आया है। तो ये हमारा अपने, और इधर हमारा खर प्रत्याहार का पा भी आया है, ये आया है। तो हमारा यह गा अर्ध का में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा यह हो जाएगा दिक्पाला। और जब आपको वर्गों का प्रथम वर्ण अर्ध दिखाई दे, तो वहाँ पर आपको 99% आँख मूंद कर चर्त संधि लगा देना है। और किस सूत्र से लगा देना है, तो खरिचा सूत्र से लगा देना है। और यही दिक्पाला जब इस तरह दिया रहेगा, तो हमारा दोस्तों यह कौन सी संधि होगी, तो चर्त संधि होगी। लेकिन जब अगर यही हमारा दिया जाए, अब आपको यही ध्यान से देखना है, अगर यही दे दिया जाए दिक धन पाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था जसत्व संधि, और जसत्व संधि का सूत्र था झलाम जसो अंते। उस सूत्र का कहने का मतलब क्या था कि जब हमारा प्रथम कहने का मतलब इतना है कि जब झल प्रत्याहार हो, जसत्व में झल प्रत्याहार होगा, तो वह प्रत्याहार अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, जो वर्ण होगा। यहाँ पर का है, तो हमारा भी का जो है ये बदल जाएगा गा में, तो हमारा हो जाएगा दिग्पाला। तो दोस्तों आपको इस दिग्पाला में और इस दिग्पाला में यह ध्यान देना है, जब गा अर्ध होगा, जब गा अर्ध होगा तो हमारा यह जसत्व संधि होगा, और जब हमारा का अर्ध होगा दोस्तों, तो यह हमारा चर्त्व संधि होगी। ये दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यह था हमारा दोस्तों चर्त्व संधि। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारी अगली एवं अंतिम संधि है, वो है परस्वर्ण संधि, और जिसका हमारा सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगली संधि की। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारी अगली संधि एवं अंतिम संधि है, परस्वर्ण संधि। चलिए, अगली हमारी जो संधि है वो है परस्वर्ण संधि एवं व्यंजन संधि की अंतिम संधि। इसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे विसर्ग संधि की। तत्पश्चात हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय या उपसर्ग या समास या अलंकार, जो भी आप लोग कहेंगे। चलिए, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि, हम अगर इस संधि की सूत्र की बात करें दोस्तों, सूत्र इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसका जो सूत्र होता है वह होता है अनुस्वारस्य यई परस्वर्ण। अनुस्वारस्य यई परस्वर्ण, अर्थात कहने का मतलब इस सूत्र का सिर्फ इतना ही है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो, जब किसी भी शब्द में, कहने का मतलब ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, जब किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार जैसे गंगा है, हमारा शंख है, संघ है, संत है, इन शब्द के ऊपर जब जो ये बिंदी लगी होती है, यदि इस अनुस्वार को हम हटाना चाहें तो इनके स्थान पर हमारा कौन सा वर्ण आएगा, वो हमको इस सूत्र से, इस संधि से पता चलेगा। तो आइए देखते हैं इस सूत्र का कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर आप देखें, कहने का मतलब अनुस्वार हो और अनुस्वार के बाद यही वर्ण हो। यही वर्ण का मतलब ये एक प्रकार का आपका प्रत्यय है, अर्थात कहने का मतलब आपका इस या से लेकर, इस कपय वाला ये, इस या से लेकर कहाँ गया, ये हैवरट, पांचवें के या से लेकर आपका इधर जो ये वाला ये है यहाँ तक, इसकी बात हो रही है।
इस या तक जब कोई भी इनके अंतर्गत वाला वर्ण होगा तो हमारा यह अनुस्वार जो अंतिम वाला वर्ण होगा, अनुस्वार के बाद वाला वर्ण होगा, अनुस्वार उसी वर्ग के जो इसके बाद वाला वर्ण था उसी वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा, यानी पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। इस सूत्र के कहने का मतलब यही है। तो चलिए आप लोग लिख सकते हैं कि जब अनुस्वार के बाद अनुस्वार प्लस आपका ये प्रत्याहार वर्ण हो, और आपको पता है ये प्रत्याहार के अंतर्गत आपका ऊष्म व्यंजन नहीं आता, तो इसलिए मैं यहाँ ऊष्म नहीं लिखूंगा, या आप लोग लिखने चाहे लिख भी सकते हैं कि जब अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार वर्ण हो किंतु ऊष्म वर्ण को छोड़कर, तो जब ये प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आएगा ही नहीं तो हम उसको यहाँ लिखेंगे क्यों। और आप लोगों को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यह के बाद आपका यह वर्ण हो तो आपका यह अनुस्वार के बाद, जैसे बासमती का हम यहाँ पर एक शब्द लिखिए गंगा लिखा है, आप लोग देखिए, इसका कहने का मतलब यही है अगर आप इस उदाहरण को समझ जाते हैं तो हमको यहाँ पर परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आप देखिए, कह रहा है कि जहां पर यह अनुस्वार लगा हो और अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदलेगा, किसके, जो शब्द यानी जो वर्ण अनुस्वार के बाद होगा। तो आप देखें अनुस्वार के बाद का वर्ग का गा वर्ण है, अनुस्वार के बाद का वर्ग का गा वर्ण है, तो हमारा यह जो अनुस्वार है इस गा के पंचम वर्ण अर्थात अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा अनुस्वार यदि हम हटाना चाहेंगे तो हमारा अनुस्वार हो जाएगा गंगा, इस तरह से। अब आप देखिए आपका हो गया गंगा, तो ये कहने का मतलब है। और दोस्तों जबकि यह गा हमारा अर्ध है, आप देख सकते हैं, चलिए ये हमारा जो अंगा है ये अर्ध, अंगा अर्ध है, गा नहीं, आपका जो अंगा है ये अर्ध है, लेकिन यह पूर्ण दिखाई दे रहा है। दिखाई कौन दे रहा है, पूर्ण अंगा, जबकि अर्ध है कौन, आपका ये अंगा, और पूर्ण कौन है, तो आपका ये गा पूर्ण है। तो चलिए देखिए आपका यही कहने का मतलब, यही आपका अनुस्वार संधि था। तो आप लोग यदि इसका परिभाषा लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, जब अनुस्वार के बाद जो वर्ण होगा, जो वर्ग का वर्ण होगा, अनुस्वार के बाद जो वर्ग का वर्ण होगा वह अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम अक्षर, उसी वर्ग के पंचम वर्ण लिख देते हैं, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा या हो जाता है। जैसा आप लोग समझना चाहें आप लोग समझ सकते हैं कि जब अनुस्वार के बाद आपको जो वर्ण दिख जाए, अनुस्वार के बाद आपको जो भी वर्ण दिख जाए वह अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। चलिए जैसे हमारे पास अगला उदाहरण है मंच, अगला है संघ, एक है संत, हम इन तीनों एक है संत। अब हम तीन उदाहरण को देखें तो हमारा यह सूत्र क्या कहता है या परिभाषा क्या कहता है कि हमारा जो अनुस्वार है ये जिस अनुस्वार के बाद जो भी वर्ग का अक्षर होगा या वर्ण होगा, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। तो आप देखिए इस अनुस्वार के बाद घा है और इस घा का पंचम अक्षर आपका होता है अंगा, पंचम अक्षर होता है अंगा, तो हमारा अनुस्वार बदल जाएगा अंगा में। तो हमारा जो संघ है ये ऐसे हो जाएगा और ये अंगा ऐसे और ये घा इसके नीचे लग जाएगा, हमारा हो जाएगा संघ। और आप इस संघ को ऐसे भी और आप इस संघ को ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो परीक्षा में हमको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे गंगा लिखा था। चलिए दूसरा हमारे पास है मंच। तो देखिए अनुस्वार के बाद चा है और चा का पंचम अक्षर आपका होता है इया। तो हमारा जो ये अनुस्वार था ये इस इया में बदल जाएगा और हमारा हो जाएगा मंच। अगर आपसे पूछा जाए शुद्ध मंच कैसे लिखा जाता है, तो दोस्तों हमारा शुद्ध मंच कुछ इस तरह से लिखा जाता है। या जैसे संत है तो इस अनुस्वार के बाद ता है और यह ता बदल जाए, जो अनुस्वार है आपने ता वर्ग के पंचम में, तो ता का पंचम होता है आपका ता था दा धा ना। तो यह अनुस्वार बदल जाएगा ना में, तो हमारा हो जाएगा संत। तो दोस्तों ये था हमारा अनुस्वार संधि, परस्पर वर्ण संधि, जिसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य ही परस्पर वर्ण। जैसे और कुछ उदाहरण उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि हमारे वो उदाहरण क्या है। वो उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अगला उदाहरण है हमारे पास है शांत, उदाहरण है स्तंभ, अगला है अंक और एक है पंपा। चलिए जैसे हम पंपा को भी देखें, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद पा है और पा का अंतिम वर्ण क्या होता है पा फा बा भा मा। तो हमारा जो यह अनुस्वार है यह बदल जाएगा अर्धमा में, तो हमारा यह पंपा हो जाएगा, हो जाएगा पंपा। हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, आने जाने में देर नहीं मैं सीता का पता लगाता हूँ, हनुमान जी ने कहा था। तो चलिए ये वही पंपापुर वाला पंपा है। उसके बाद अगला हमारे पास है शांत। ता का अंतिम अक्षर आपको पता है क्या होता है, पंचमा अक्षर ता था दा धा ना, अनुस्वार बदल जाएगा ना में, तो हो जाएगा शांत। इसी तरह भा का होता है पा फा बा भा मा, तो हमारा स्तंभ, यहाँ पर होना चाहिए था इसको, तो हमारा हो जाएगा स्तंभ। इसी तरह से हमारा है अंक। तो का होता है अंगा, अनुस्वार बदल जाएगा अंगा में, तो आपका दोस्तों हो जाएगा अंक। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि ये हमारे आते हैं परस्पर वर्ण संधि के अंतर्गत। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्यंजन संधि का संपूर्ण क्लास का अंतिम संधि। अब इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि आपको संधि पहचानना कैसे, उदाहरण कैसे पहचानना है, जो कि भी हमने शुरुआत में बताया था। तो यही ट्रिक दोस्तों आपको समझना है कि हमको समझना कैसे है, क्योंकि हम 2 4 6 7 8 इसमें संधियाँ पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अश्रुत्व संधि, उसके बाद हमने पढ़ा अष्टुत्व संधि, तत्पश्चात पढ़ा था सात संधि, फिर हम लोगों ने पढ़ा जसत्व संधि, उसके बाद हमने पढ़ा था जसत्व के बाद चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्पर वर्ण संधि। तो इन की वजह से हमको कन्फ्यूजन है, कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है कि इन शब्द में हमारा कौन सी संधि लगेगी। तरीका पता है, सूत्र पता है, लेकिन दोस्तों हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि वो हमारा ट्रिक क्या है, हमको कैसे पहचानना है कि हमारा कौन सी संधि कहाँ पर है। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे स्वर संधि। चलिए जो हमारा स्वर संधि है आज उसकी चर्चा करते हैं। आपको समझना है, अभी एक प्रकार की ट्रिक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। स्वर संधि में दोस्तों हमको पढ़ना है कितनी संधियाँ, आइए पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। हमने कितनी संधियों को पढ़ा है। और दोस्तों हमको संधि की सारी कक्षाएं, जितनी भी कक्षाएं हैं आपको प्ले लिस्ट में सब मिल जाएंगी, क्रम बाय क्रम, कोई भी टॉपिक उसमें छूटा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। स्वर संधि में दोस्तों हमको पहला संधि पढ़ना था जो हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि, और उस दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है जो हमारा था अकह सवर्णे, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। उसके बाद दूसरा हमको पढ़ना था गुण संधि, जिसका सूत्र होता है आद गुण। तीसरा हमने पढ़ा था यण संधि, जिसका सूत्र होता है इको यणचि। तीसरी संधि हम लोगों ने पढ़ा था इको यणचि अर्थात यण संधि। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि संधि, और इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। और दोस्तों पांचवा हमने पढ़ा था अयादि संधि,
इसका सूत्र होता है HO आय वा या वह। हमने पांचवा इसको पढ़ा था। और छठा हमने पढ़ा था पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। और हमारा पर रूप संधि का सूत्र होता है एंगी पर रूपम। हमने पढ़ा था एंगी पर रूपम। और उसके बाद पढ़ा था एंगः पदांत आदति, पदांतादति, एंगः पदांतादति। हमने इनमें 7 संधियों को दोस्तों पढ़ा था। स्वर संधि में हमने 7 संधियां पढ़ी थी। दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः, आद गुणः गुण संधि, यण संधि इको यणचि, अयादि संधि एचो अयवायावः, उसके बाद एंगी पर रूपम, एंगः पदांत आदति। 7 हम लोगों ने दोस्तों स्वर संधि में पढ़ा था। और 8 हम लोगों ने हल अर्थात व्यंजन, इस स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को दोस्तों हल कहा जाता है। तो हमने हल में कौन कौन सा पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था दोस्तों अस्तोः, अश्चुनः, अश्चु, अस्तो अश्चुना अश्चु। दूसरा हमने पढ़ा था इष्टुना, इष्टु। तीसरा पढ़ा था झलाम, झलाम, जसो, अंते। चौथा हमने दोस्तों पढ़ा था, जो चौथा पढ़ा था वो पढ़ा था अभी खरी, चा। और हमने पढ़ा था मो, अनुस्वारः, मो, अनुस्वारः। और छठा हमने अभी पढ़ा अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यै परस्वर्णः, अनुस्वारस्य यै परस्वर्णः। और उसके बाद दोस्तों हमने 2 संधियां और पढ़ी थी जिसकी हमने चर्चा की थी। एक हमने पढ़ा था तोरली संधि और एक हमने पढ़ा था 8वां, हमने पढ़ा था 7 संधि जिसको हमने तीसरे नंबर पर पढ़ा था। कुल हमने दोस्तों 8 संधियां पढ़ी थी। अब आप यही समझना है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी हमारा कौन सा उदाहरण किस में आएगा। दोस्तों जो हमारा अकः सवर्ण था, आपको पता है कि जब अक प्रत्याहार के बाद ही समान अक प्रत्याहार आए, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो हमारा उसके स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता था। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है तो दूसरा भी आ होना चाहिए, अगर ई है तो ई होना चाहिए, ऊ है तो ऊ होना चाहिए, री है तो री होना चाहिए। तो वहाँ पर हमारा हो जाता था दीर्घ स्वर संधि अर्थात अकः सवर्णे दीर्घ। गुण में हमने क्या पढ़ा? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा ह्रस्व या दीर्घ आ हो, उसके बाद हमारा ई हो तो वो हमारा ए में बदल जाएगा, और ऊ हो तो हमारा वह ओ में बदल जाएगा। हमने इसको पढ़ा था। यण में हमने क्या पढ़ा? इको यणचि, अर्थात जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो हमारा, इक प्रत्याहार में से कोई हो, इक प्रत्यय ई उ री री में से कोई हो, तो इसके स्थान पर ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। हमने इसको पढ़ा। उसके बाद हमने क्या वृद्धि में क्या पढ़ा कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका क्या हो, ह्रस्व दीर्घ आ हो, उसके बाद ए हो या आई हो, आपका आई ही होगा अर्थात उसका दीर्घ ही होगा, या फिर ई हो सॉरी ओ हो या अ हो तो आपका अ ही होगा। उसके बाद हमने पढ़ा एचो अयवायावा अर्थात अयादि संधि। इसमें क्या था कि जब आपका एच के बाद आपका एच आए तो आपका आय आए तो आय हो जाता था। हमने जिस आया इसमें सॉरी एचो अयवायावा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें यही पढ़ा था कि जब आपका जैसे हमने आपको यहाँ बता दें एक पढ़ा था पोधन अना, तो क्या था कि जब ओ आएगा प्रथम पद के अंतिम में आपका ओ आए तो आपका हो जाता था आओ। अगर आपका आ जाए पौ धन अनः तो आपका हो जाता था आओ। और अगर हमारा आ जाए गे धन अकह या आ जाए हमारा गय धन इका, गय धन इका
तो जब ए आए तो ए के स्थान पर हो जाता था आए, और गए आए तो गए के स्थान पर हो जाता था आए। हमने ये पढ़ा था एचो अयवायावा में। तो अब आप यहाँ पर देखें, जब अगर आपको तरीका पता हो, सूत्र रटना नहीं है, सूत्र रट लेते हैं, आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए पो आएगा तो ओ के स्थान पर आपका हो जाएगा औ, और आपको ध्यान देना है ये जितने भी हैं ये आपके हमेशा क्या होंगे, अर्ध अक्षर होंगे। तो आपका यह जो पा है, पा तो रहेगा ही, अब आपका ओ औ में बदल गया है, तो आपका जो यह अव है ये पा तो आपका पूर्ण हो जाएगा, जब इस पा से ओ हटेगा तो अर्ध था। अब ये आ इसमें है तो पूर्ण हो गया, वाह अर्ध था आपका अर्ध वाह है, हरस्व आ आकर लगा आपका पूर्ण हो गया, आपका हो गया पवना। उसी तरह से आपका हो जाएगा पावना इससे, और इससे आपका अय था तो आपका ग में आ लगेगा, आपका गा पूर्ण हो जाएगा, और अर्धा में यह लगा आपका हो गया गाय का ये, सॉरी ये आपका हो जाएगा दोस्तों, और इधर आपका हो जाएगा गाय का, गाय का। तो दोस्तों ये था आपका अचो अयवायावा संधि। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगा पदांत आदति, जब ए ओ के बाद, जब ए ओ के बाद ह्रस्व आ आए, या जब पदांत में ए ओ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ हो, तो हमारा यह जो ये था क्या नाम है ह्रस्व आ, तो उसके स्थान पर हमारा अवग्रह हो जाता था। हमने इसको पढ़ा था कि जो हमारा आ था वो अवग्रह में बदल जाता था। और उसके बाद हमने पर रूप संधि पढ़ा था। तो दोस्तों ये थी हमारी संधि। और एचो अयवायावा में हमने 3 चीज़ और पढ़ा था। हमारे उसमें 3 सूत्र थे, अगर आपको याद हो। एक था हमारा उसमें वांतो ई प्रत्यय, जिसमें गवेंद्रा था हमारा, गव्युति था, और इंद्रेचा में हमारा गवेंद्रा था, अध्व परिमाणे चा था हमारा। तो दोस्तों हमने इन 3 को पढ़ा था। और उसके बाद जो हम आते हैं हल संधि में, इस्तो इशुना इशु था, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कह सकते हैं ये सेम है, ये दोनों तो कुछ भी नहीं है। आपको यही समझना है, यही में हमको दिक्कत होती है, इसको आपको विशेष रूप से समझना है कि जब सूत्र क्या कह रहा है, अस्तो अशुना अशु, अर्थात जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण दंती सा हो या ता वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालब्य सा हो, या फिर कोई हमारा चा वर्ग हो, तो हमारा सा के स्थान पर तालुसा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। ये था। और सेम इसका भी, यहाँ पर भी आप इस तो जोड़ सकते हैं। जब सेम उसी तरह, जब सा दंत सा के बाद या ता वर्ग के बाद हमारा मूर्धा सा या ता वर्ग हो, तो हमारा ये तालु सॉरी दंत सा और यह ता वर्ग हमारा ये सा मूर्धा सा में और ता वर्ग टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दोनों तो एक निकल गए। अब इस झलाम जसवंते ने क्या कहा है, जब झल प्रत्याहार का वर्ण हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का आप जो तो झल प्रत्याहार का वर्ण था उसके आदेश पर जस प्रत्याहार अर्थात अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता था, सॉरी तीसरा, माफ कीजिएगा दोस्तों, तीसरा हो जाता था इसके स्थान पर। और अब खरी क्या कहता है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा झल प्रत्याहार हो, यहाँ पर भी आप झल जोड़ सकते हैं अपने समझने के लिए, कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत का हो, तो हमारा यह झल प्रत्याहार के वर्ण आदेशानुसार बदल जाएंगे चर प्रत्याहार में, अर्थात अपने ही वर्ग के प्रथम में। तो हमारा यह दो हो गया। मो अनुस्वारा, अर्थात कहने का मतलब क्या था कि जब माँ के बाद प्रथम पद का अंतिम वर्ण माँ हो और उसके ऊपर हलंत लगा हो। आप देखिएगा, जैसे हमारा एक था हरिम धन वंदे, ये उदाहरण था। देखिए ये है हमारा माँ के बाद व्यंजन आया है, यही कहता भी है सूत्र कि जब माँ वर्ण के बाद व्यंजन हो तो हमारा यह माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा हरिम वंदे, इस तरह से। तो ये हमारा अनुस्वार संधि का कहने का मतलब था। और ये अनुस्वार से ही परस्वर्ण अर्थात परस्वर्ण संधि क्या कहती है, जहाँ पर अनुस्वार लगा हो उसके बाद जो वर्ण होगा वह अनुस्वार उसी वर्ण के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। इतना हो गया।
और तोरली संधि क्या कहती है? तोरली कि जब ता वर्ग के बाद ला ला वर्ण दिख जाए तो ता वर्ग संपूर्ण वर्ण ला में ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमारे पास था उदाहरण तत् धन लीन, तो हमारा ता के बाद लाया तो हमारा हो गया तल्लीन, तत् धन लया तल्लया, इस तरह से। और ये सात संधि क्या कहती है? ये इसका विरोध करती है, इस चुत्व संधि का विरोध करती है। कौन सी संधि? तो सात संधि कहती है कि सा के बाद ता होगा, सा के बाद ता होगा या ता और कोई भी अक्षर कोई भी वर्ण होगा तो वहाँ पर इष्टुत्व संधि नहीं होगी, अर्थात हमारा वहाँ जो सा था यानी जो ता वर्ग था वो जैसे भी था वो अर्ध ही रह जाएगा, से वो हलंत हट जाएगा तो अर्ध रूप में आ जाएगा, वैसे ही रह जाएगा, जबकि ये इष्टुत्व संधि को रोकती है। तो दोस्तों ये हमारी थी संधि की क्लास, आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।